हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं हेजीमनी टॉपिक के बारे में। तो देखो, हेजीमनी टॉपिक, हेजीमनी जो कॉन्सेप्ट है वो आया क्यों था उसको सबसे पहले देखते हैं। तो लिबरल्स थे ना, जैसे आप जानते हैं लिबरल्स के बारे में। अब देखो इनका क्या था कि इन्होंने इतनी सारी जो थ्योरीज दी थी स्टेट के ऊपर, है ना। उन्होंने बताया था स्टेट एक इंस्टीट्यूशन होता है, वो न्यूक्लियर इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है। उसके बाद स्टेट रूल कर पाता है क्यों? क्योंकि देखो पीपल चाहते हैं कि स्टेट रूल्स बिकॉज ऑफ विलिंग कंसेंट ऑफ गवर्नेंस, ठीक है। तो ये चीज़ पीपल ऑलरेडी चाहते हैं, तो तभी तो अभी तक ये कंटिन्यू कर पा रहा है। फिर उसके बाद मार्क्सिस्ट है ना, उन्होंने क्रिटिसाइज करते हुए बोला है लिबरल स्कॉलर्स को कि देखो, जो स्टेट है ना वो एक तरीके से ना कह सकते हैं सिविल सोसाइटी का काम करते हैं। कैसे? कंसेंट का काम करते हैं। वर्कर्स को एक तरीके से स्टार्टिंग से ही बताते हैं कि हमें ये करना चाहिए, मतलब हमें इतना वर्क करना चाहिए, कैपिटलिस्ट क्लास को आपको एक तरीके से उनके अगेंस्ट नहीं बोलना चाहिए, ये सारी चीज़ें। और वहीं पे ना अभी आप MIT, आप कह सकते हैं यूनिवर्सिटी से नाम चॉस्की, तो आप शायद इनका अगर आप एक बार गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा। वो उन्होंने भी ये बोला है अपनी एक बुक है ना, उसमें देखो उसमें उन्होंने बोला है कि जो USA है ना, एक तरीके से उसके पास इंफॉर्मेशन है, तो वो जो भी करता है ना फिर उसके बाद जस्टिफिकेशन भी दे देता है, तो उसके अगेंस्ट तो कोई जा ही नहीं सकता ना, है ना। इस चीज़ के बारे में हम और आगे बात करने वाले हैं। तो देखो, और फिर यहीं पे मार्क्सिस्ट है ना, उन्होंने बोला है कि देखो जो है ना इसमें इनर कॉन्ट्रडिक्शन होगा स्टेट में। क्योंकि क्यों होगा? क्योंकि एक टाइम पे ना आपने अगर कार्ल मार्क्स पढ़ा हो ना, तो उन्होंने सारी चीज़ें बताई है कैपिटलिस्ट और स्टेट को लेके और वर्कर को लेके। तो रिवॉल्यूशन होगा, ठीक है। तो रिवॉल्यूशन इज इनएविटेबल एंड स्टिल वेदर अवे। स्टेट है ना एक टाइम पे उसकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, फिर वर्कर्स हो जाएंगे। तो ये चीज़ें बताई थी। अगर आपने अच्छी तरीके से अगर वेस्टर्न थॉट्स पढ़ा हो तो आपको मालूम होगा, और नहीं तो आप एक बार फिर से जाके एक बार देखिएगा वीडियो को, तो आपको और अच्छी तरीके से समझ में आने लगा। TH ग्रीन ने भी अपने इस स्टेट के कॉन्सेप्ट में बताया, तो इसमें उन्होंने बोला विल नॉट फोर्स शैल बी ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी। मतलब स्टेट है ना, अब इस तरीके से फोर्स नहीं करना चाहिए, है ना। किसी भी जैसे कह सकते हैं कि किसी भी को भी, कोई भी स्टेट है ना, अपनी जो कह सकते पब्लिक है उसको, है ना, कोई भी चीज़ों को मनवाने में, जैसे कोई भी कह सकते हैं एजुकेशन सिस्टम लेके या फिर किसी को भी आप लेके कोई भी थिंकिंग को लेके ना उसको फोर्स नहीं करना चाहिए, और है ना ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटी के, मतलब उनके इंटरेस्ट पे देखना चाहिए, ठीक है। अब देखो, थ्योरी ऑफ हेजिमनी इज अ रिएक्शन लिबरल थ्योरी विच प्रोजेक्ट स्टेट इज लेजिटिमेट। उनका मानना था लिबरल्स का कि स्टेट है ना वो एक तरीके से लेजिटिमेट भी है ना, और एक तरीके से न्यूट्रल है। और अकॉर्डिंग टू लिबरल स्कॉलर स्टेट इज रिप्रेजेंट कंसेंट। अकॉर्डिंग टू फेमस लिबरल TH ग्रीन, will not force is the basis of state and it means state are continuing because people are willing to obey state। मतलब पीपल चाहते हैं तभी तो अभी कंटिन्यू कर पाया है। उसके बाद मार्क्सिस्ट ना, उन्होंने बोला है स्टेट एक तरह से इंस्ट्रूमेंट का काम करता है, कोर्सन का, जो कह सकते हैं कैपिटलिस्ट क्लास का है ना इंस्ट्रूमेंट होता है वो, जिससे वर्कर्स को है ना वो एक तरीके से सिविल सोसाइटी का काम करता है ना, अपनी बात को मनवाने के लिए, ठीक है। कैपिटलिस्ट क्लास के अपोजिशन में कोई आए नहीं। इस तरीके से मार्क्सिस्ट होप दैट इन कंट्रडिक्शन, हम हाँ मतलब एक टाइम पे होगा कैपिटलिस्ट में, उस टाइम पे स्टेट का कोई वजूद नहीं होगा, ठीक है, स्टेट की कोई नीड भी नहीं होगी। और फिर लिबरल है ना, उन्होंने काउंटर मार्क्सिस्ट को काउंटर करते हुए बताया है कि फॉर लिबरल स्टेट इज कंटिन्यूइंग बिकॉज पीपल थिंक टू दैट स्टेट स्टैंड्स फॉर कॉमन गुड्स एंड लेजिटिमेसी ऑफ स्टेट्स इमर्ज बिकॉज ऑफ विलिंगनेस ऑफ गवर्न, ठीक है। मतलब उसमें लेजिटिमेसी बनी हुई है, क्यों? क्योंकि पीपल चाहते हैं इस चीज़ को। अब ग्रामसी का भी कंसेप्ट देख लेते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग हम देखें ना, तो लिबरल जो सोसाइटी है ना वो आर नॉट बेस्ड ऑन रियल कंसेंट ऑफ गवर्न बट ऑन द बेसिस ऑफ मैन्युफैक्चर कंसेंट। देखो ऐसा है ना कि जो है ना उनके मुताबिक है कि जो स्टेट है ना एक तरह से इंस्ट्रूमेंट है कैपिटलिस्ट क्लास का, ओके। और वो ये सारी चीज़ें है ना कैपिटलिस्ट क्लास को है ना फ़ायदा पहुंचाने के लिए किया जाता है, वर्कर्स को एक्सप्लॉइट करना, ठीक है, और उनको है ना पता नहीं चलने देना, और उनको बोलते हैं कि भैया ये तुम्हारा कर्तव्य है, ऐसा। तो ग्रामसी यूज टर्म हेजिमनी टू state. He says the consent is being using by civil society. Okay. Karl Marx
उन्होंने भी उसको बोला है कि सोशियोलॉजी ऑफ नॉलेज के बारे में बताया। तो देखो ऑल नॉलेज है ना इज ए सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब ये कि एक तरीके से सोशली कंस्ट्रक्ट की जाती है। आपके आइडियोलॉजी जो नॉलेज है आपका स्टार्टिंग से आपको बताया जाता है कि आपको स्टेट के लिए ये काम करना है ऐसा। तो आपने ये सारी चीज़ें ग्राम से के बारे में जो टॉपिक था ना उसमें पढ़ा होगा, तो अच्छी तरीके से कोरिलेट कर पाओगे। तो another argument is given by Karl Marx and he has given the concept of sociology of knowledge। मतलब ये कि sociology is knowledge is a socially constructed है ना, and hence ideology represent the interest of specific class, means later on support of hegemony theory emerge from latest work of human nature, and contemporary work shows that the rationality of man is limited and it is beyond the capacity of common man टू अंडरस्टैंड द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ नॉलेज। ठीक है, रेशनैलिटी मतलब एक तरीके से दयालु टाइप। ठीक है, एंड दस आइडियोलॉजी हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग द सस्टेन टू द स्टेट एंड नोम चास्की इन हिज बुक मैन्युफैक्चरिंग कंसेंट had highlighted the degree to which democracy in USA is sidelined and use of media which was resulted into justification। मतलब ये कि जो यूएसए करता है ना वो बाद में एक तरीके से जस्टिफिकेशन भी दे देता है रिजल्ट, है ना। तो इससे क्या लगता है कि हाँ उसने सही किया, एन इम्पेरियलिस्ट फॉरेन पॉलिसी ऑफ यूएसए। ठीक है, उसके बाद ये सारी चीज़ें हमने देखा अपना इसमें हेजीमनी में। ओके, तो बस इतना ही था इसमें हेजीमनी में। उसके बाद हम आते हैं आइडियोलॉजी में। देखो आइडियोलॉजी और फिलोसफी में एक पहले अंतर देख लेते हैं। एक आइडियोलॉजी एक प्रोग्राम है, प्रोग्राम ऑफ एक्शन, एंड और इसमें क्या होता है कि इट रिजल्ट इनटू कॉन्फ्लिक्ट। अगर आप कभी भी आओगे आपकी आइडियोलॉजी बनी हुई है तो दो आइडियोलॉजिस्ट है ना, अगर आप एक तरीके से अगर डिस्कशन भी करोगे तो एक तरीके से कन्फ्लिक्ट निकल के ही आएगा। और ऑलवेज एंड पॉइंट, इसमें एंड पॉइंट होता है और इसमें कोई स्पेस नहीं होता डिबेट डिस्कशन डेलिब्रेशन का। अब इसमें क्या है कि ना फिलोसफी में इसमें डिस्कशन होता है, डिबेट होता है, डेलिब्रेशन भी होता है, इसमें कोई एंड पॉइंट नहीं होता। और लॉजिकल ड्राइवन बाई लॉजिक, मतलब लॉजिकल ड्राइवन बाई लॉजिक, मतलब ये अगर आप अपना लॉजिक अच्छा लेके आते हो तो आपका एक्सेप्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, वही चीज़ है आइडियोलॉजी इज अ प्रोग्राम ऑफ एक्शन, आइडियोलॉजी इज मेथडोलॉजिकल टूल guided by the value system and which help us in explanation of political phenomena, है ना। उसके बाद आइडियोलॉजी डिफर फ्रॉम रिलीजियस बिकॉज आइडियोलॉजी बिलोंग टू सेक्युलर वर्ल्ड एंड वेयर रिलीजन इज लिंक टू स्पिरिचुअल वर्ल्ड। मतलब ये सेक्युलर वर्ल्ड जो अपना करंट का जो वर्ल्ड है उससे, और स्पिरिचुअल वर्ल्ड जो एक बियॉन्ड वर्ल्ड है, मतलब जिसको है ना एक तरीके से आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप इसी वर्ल्ड से तो रिलेटेड कर रहे हो ना, है ना, जो है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। बट वो सॉरी सेक्युलर वर्ल्ड में है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड में क्या कि किसी को मोक्ष मोक्ष करना है, मोक्ष लेना है, तो उसमें है ना क्या होगा कि वो बात कर रहा है स्पिरिचुअल वर्ल्ड की। तो आइडियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम द पॉलिटिकल कल्चर एंड आइडियोलॉजी डिफर्स फ्रॉम प्रोपोगेंडा एंड प्रोपोगेंडा इज मोर इमीडिएट वेयर एज आइडियोलॉजी एज मोर परमानेंट इन नेचर। ठीक है, उसके बाद फैसिज्म का आता है एक कंसेप्ट निकल के। उसमें देखो फैसिज्म क्या है, पहले हम क्या है, कैसे इमर्ज हुआ, ये चीज़ें समझ लेते हैं, इसका थोड़ा बैकग्राउंड। अब देखो फैसिज्म में कुछ नहीं, इन्होंने बताया कि है ना फैसिज्म में ना सबसे पहले तो इटली में इमर्ज हुआ था 1922 में, और उसी से रिलेटेड नाजिम हुआ है जर्मनी में 1933 में। ठीक है, इसका मेन क्या होता है, एक सेंट्रल पोजीशन होता है स्टेट को दिलाना। ठीक है, स्टेट्स के ऊपर कोई नहीं है, बियॉन्ड कोई नहीं है, इक्वल कोई नहीं है ना, ये सब स्टेट ही है जो है, स्टेट से सब नीचे ही है, ऐसा इसका कहना है। अब देखो दिस इज अ फिलोसफी विच गिव्स इंपॉर्टेंस टू स्टेट। फैसिज्म इज रेफर्स टू द सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिस्टम। उसके बाद विच वॉज एस्टेब्लिश इन इटली 1922 एंड सिमिलर आइडियोलॉजी मीन्स नाजिज्म इन जर्मनी, है ना, अंडर हिटलर 1933। और नेचर ऑफ फैसिज्म को देखें ना तो इसमें बताया गया है कि ना आइडियोलॉजी गिव्स टू मोस्ट इम्पोर्टेंट नेशन स्टेट एंड अकॉर्डिंग टू दिस नथिंग इज आउटसाइड, है ना, मतलब स्टेट के बाहर कुछ नहीं, स्टेट के बियॉन्ड कुछ नहीं है, स्टेट के अगेंस्ट भी कुछ नहीं है, सब कुछ है ना वो स्टेट है और इसी को मानना है। तो फैसिज्म रिप्रेजेंट एन एक्सट्रीम टाइप ऑफ कलेक्टिविज्म। उसके बाद फैसिज्म में ना इस रिप्लेस करता है लिबर्टी इक्वालिटी फैटर्निटी को, है ना। आपके विद द ऑर्डर ऑफ जस्टिस एंड इन फैसिज्म देयर इज नो प्लेस फॉर अपोजिशन एंड डेमोक्रेसी इज सीन फॉर लग्जरी ऑफ रिच नेशन, है ना। इसके बाद देखो इट इज़ बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ कल्चर नेशनलिज्म एंड एक्सपनिस्ट
nationalism and fascist state believes in elitism, मतलब elitism मतलब जो रूलर होते हैं ना, जो डोमिनेंस करते हैं उसमें। और it is a reactionary ideology, it gives a tradition role to women and according to Macaulay, war is to men and is what maternity is to women, and leader is given to a lot of importance, he is treated like a superman। देखो उनका मानना है कि वॉर है ना एक तरीके से मैन के लिए है, और मैन एक सुपरमैन है, और वुमेन है ना उनके लिए सिर्फ घर का काम काज वगैरह ये सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें उन्होंने बताया। तो फैसिज्म और हेजीमनी है ना, इसमें इस टॉपिक में बस इतना ही है। तो आप इसको रिवाइज कीजिएगा, एंड आप एक बार वेस्टर्न थॉट्स के जो वीडियोस हैं वो आप यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हैं, तो एक बार आप उसको जाके देखिएगा। तो आपको उससे ना काफ़ी जो ये टॉपिक चल रहे हैं ना, इससे ना काफ़ी आपको है ना हेल्प मिलेगी समझने में। उसके बाद हम जो कोल्ड वॉर है, मतलब आगे का नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो जो वेस्टर्न थॉट्स पॉलिटिकल थॉट्स है ना एकदम अलग होगा, तो उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो बेसिकली हम मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।